बड़ी खबर, पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को देंगे 7,600 करोड़ की सौगात। दोपहर के 1 बजे वर्चुअली उद्घाटन करने वाले, आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी अमरावती में नए बेलोरा हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। नागपुर और शिरडी में एयरपोर्ट के विस्तार की आधारशिला भी पीएम मोदी रखने वाले हैं। इसके अलावा अमरावती और शिरडी में नए टर्मिनल भवनों का भी उद्घाटन पीएम मोदी आज सौगात देने वाले हैं। तो वर्चुअली आज पीएम मोदी जुड़ेंगे और पीएम महाराष्ट्र वासियों को ये सौगात देने वाले हैं। एक तरफ जहां वर्चुअली उद्घाटन शिलान्यास का उनका कार्यक्रम रहेगा, महाराष्ट्र को पीएम मोदी सौगात देने वाले हैं। अमरावती में हवाई अड्डे का उद्घाटन वो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। 7,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे। शिरडी एयरपोर्ट पर नए एकीकृत टर्मिनल की आधारशिला भी रखेंगे। नागपुर स्थित बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उन्नयन भी होगा। और पीएम मोदी देखिए 7,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं। पीएम मोदी ने यहाँ पर देखिए तैयारी अपनी कर ली है। और दूसरी बात यह है कि पीएमओ की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 7,000 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित परियोजना लागत के साथ नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन की आधारशिला रखेंगे। इससे नागपुर शहर और विदर्भ क्षेत्र को लाभ होगा। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा है। अमित शाह 13 अक्टूबर को देहरादून जाएंगे। देहरादून में सहकारिता सम्मेलन में शामिल होंगे। उत्तरकाशी में वाइब्रेंट विलेज का भी दौरा कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन से पहले सब कुछ तैयारियों को पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान कई सारे कार्यक्रम जिसमें शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उत्तरकाशी और देहरादून के दौरे पर आएंगे। उत्तराखंड पुलिस अलर्ट पर इस वक्त है और ऐसे में तमाम जो तैयारियां उसको लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है। यातायात संबंधी जो बदलाव किए जाने हैं उसको लेकर भी चर्चा इस वक्त इसको लेकर की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का ये दौरा है। रविवार की सुबह देहरादून एयरपोर्ट पहुंचकर अमृतसर सीधे हर्षल के लिए रवाना होंगे, जहां पर वाइब्रेंट विलेज के कार्यक्रम और वहां पर चल रही योजनाओं की जानकारी भी वो लेंगे। आपको बता दें कि 11 बजे देहरादून पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। बढ़ती खबरों में आगे और आज देखिए अगली बड़ी खबर, जहां आज दिल्ली के दौरे पर आएंगे सीएम नायब सिंह सैनी। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। अन्य बीजेपी नेताओं से भी आशीर्वाद ले सकते हैं सीएम नायब सिंह सैनी। तो देखिए नायब सिंह सैनी लाडवा सीट पर उतरे थे, उन्होंने जीत हासिल की और एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री और पीएम नरेंद्र मोदी से भी आज मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के दौरे पर आएंगे और इस बीच कई बड़े बीजेपी के तमाम दिग्गजों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है सीएम नायब सिंह सैनी का। तो बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, और एक तरीके से जीत करके सीएम नायब सिंह सैनी ने खुद को एक बार फिर से साबित किया है। आप सोचिए किस तरीके से हरियाणा में उन्हें जिम्मेदारी मिली, जहां पर कई सवाल भी विपक्ष ने इसको लेकर उठाए, चेहरा बदला गया, लेकिन एक तरीके से तमाम जो बड़े चेहरे हैं उन्होंने संकेत दिया कि नायब सिंह सैनी ही सीएम का फेस रहेंगे। और आज जब मुलाकात होगी तो किस तरीके की तस्वीर सामने आएगी वो देखना होगा। इससे पहले बीते रोज जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हरियाणा की जीत हमारे विनम्र मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की जीत है। और आज की तस्वीर बड़ी दिलचस्प रहेगी, इसमें हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर है कि आज सुबह 10:30 बजे मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों को आज मिल सकती है बड़ी सौगात। कैबिनेट बैठक में आज डीए पर हो सकता है फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% की हो सकती है बढ़ोतरी। मौजूदा महंगाई भत्ता 50% से बढ़ करके फिर 54% हो जाएगा। अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने का डीए एरियर भी आएगा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, उम्मीद यही कि आज जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तो दीपावली का तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है। इससे पहले भी अलग अलग वक्त में सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया, जिसका लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को लाखों की संख्या में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में तैनात हैं उनको मिल चुका है। और अब एक बार फिर से डेली अलाउंस में बढ़ोतरी संभव है। कहा जा रहा है कि 4% डीए सरकार बढ़ा सकती है। और अगर ऐसा होगा तो जाहिर है कि अब 54% ये जो तमाम लाभ हैं वो कर्मचारियों को मिल सकते हैं। डीए में 4% की हो सकती है बढ़ोतरी। इसकी संभावना इस वक्त जाहिर की जा रही है। 10:30 बजे का वक्त जब मोदी कैबिनेट की होगी अहम बैठक। और खबर बिहार के कटिहार से, जहां पर मेडिकल कॉलेज के छात्र पर हमला हुआ। बदमाशों ने एक छात्र को चाकू मारकर घायल किया है और शरारती जो बाहरी तत्व थे जिन पर चाकू मारने का ये आरोप है। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने
इसी को लेकर सड़क जाम कर दिया। कटिहार पूर्णिया मुख्य सड़क 3 घंटे इसी के कारण से जाम रहा। देखिए, कटिहार पूर्णिया में मुख्य सड़क 3 घंटे तक जाम रही। इसकी वजह रही शरारती तत्वों की एंट्री और हमला होना। मेडिकल कॉलेज के छात्र पर दरअसल हमला हुआ कटिहार में और बदमाशों ने एक छात्र को चाकू मारकर घायल किया। इन शरारती तत्वों की एंट्री होना, इसी के कारण से नाराजगी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने सड़क जाम कर दी और लगभग 3 घंटे तक सड़क जाम ही रही। कटिहार पूर्णिया रोड को, यानी जो मुख्य रोड था, उसको पूरी तरीके से जाम कर दिया गया। कटिहार मेडिकल कॉलेज के छात्र पर हमले के बाद 3 घंटे तक यहाँ पर जो कटिहार पूर्णिया रोड था उसको ब्लॉक किए रखा। बदमाशों ने दरअसल चाकू मार दिया, जिसके बाद में घायल छात्र को तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन उसके बाद नाराजगी मेडिकल कॉलेज की इतनी ज़्यादा बढ़ी कि इन लोगों ने रोड को ही ब्लॉक कर दिया। कटिहार पूर्णिया मुख्य सड़क जो थी वो 3 घंटे तक जाम से प्रभावित रही। बात हरियाणा की एक बार फिर से, जहां हरियाणा में बीएसपी की उम्मीदों पर पानी फिरा। ना खुला खाता, ना आकाश आनंद कर सके कोई कमाल। हरियाणा में ना गठबंधन और ना ही आकाश आनंद कर सके कोई कमाल। दरअसल पार्टी का पिछले विधानसभा चुनाव से भी खराब प्रदर्शन रहा। दोनों राज्यों में प्रदर्शन जो आपने देखा वो खराब रहा और हरियाणा में बीएसपी की जो उम्मीदें थी एक बार फिर उस पर पानी फिर गया। तो ये हरियाणा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बीएसपी जो कि इनेलो के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। हालांकि इनेलो ने 2 सीटों पर जीत जरूर हासिल की है, लेकिन बीएसपी की उम्मीदों पर एक बार फिर से हरियाणा में पानी फिरता हुआ। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर, एक और चुनावी राज्य जहां पर कल आए नतीजे। 5 सबसे बड़ी और 5 कम अंतर वाली जीत की अगर हम बात करें तो कहीं पर 460 तो कहीं पर 30,472 वोटों से प्रत्याशियों की जीत हुई। सबसे बड़ी जीत हम आपको बता देते हैं, इसमें देवेंद्र सिंह राणा का नाम है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनावी मैदान में रहे। नगरोटा से उन्होंने चुनाव कंटेस्ट किया। 30,472 वोटों के अंतर से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी को शिकस्त दी। इसके अलावा सुरजीत सिंह सलाथिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सांबा से चुनावी मैदान में उतरे थे, 30,309 वोटों के अंतर से नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रत्याशी से वो जीते। इसके अलावा जे मीर, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, डोरू और अनंतनाग वाली सीट से वो उतरे थे। 29,728 वोटों के अंतर से पीडीपी प्रत्याशी को उन्होंने शिकस्त दी। इसके बाद श्यामलाल शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट से जम्मू उत्तर से अपनी किस्मत को आजमा रहे थे, उन्होंने भी एक बड़े अंतर से जीत हासिल की। 27,363 का ये आंकड़ा हो जाता है। उनके प्रतिद्वंदी नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने यहाँ पर झटका दिया। इसके अलावा सुरेंद्र कुमार, जो कि यहाँ पर फिर से बीजेपी के टिकट पर मारहा से उन्होंने चुनाव लड़ा। 23,086 वोटों के मार्जिन से वो यहाँ पर जीते हैं। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी को वहां पर हराया है। इसके अलावा अगर कम वोटों से जीत की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो रफीक अहमद नाइका आता है, जो कि पीडीपी के कैंडिडेट हैं और वो त्राल से उतरे थे। सिर्फ 460 वोटों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को उन्होंने हराया। शगुन परिहार एक इकलौती महिला उम्मीदवार जिनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया। भाजपा के टिकट से किश्तवाड़ से उतरी थी। 521 मतों के अंतर से उन्होंने सज्जाद अहमद किचलू को हराया। अच्छा, आपको याद होगा कि उनके बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बड़े चेहरे अमित शाह भी इस बात का जिक्र करते थे कि किस तरीके से उन्होंने अपने पिता को, उन्होंने अपने चाचा को खो दिया आतंकवादी घटना में। उनको जहां पर जीत मिली, हालांकि मार्जिन बहुत कम था। तीसरा नाम रफीक अहमद मलिक का, जो कि पीडीपी के कैंडिडेट त्राल से 460 वोटों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह को उन्होंने हराया। इसके अलावा एक और बहुत चर्चित चेहरा सज्जाद गनी लोंग का, जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। हंदवाड़ा से वो विधानसभा चुनाव कंटेस्ट कर रहे थे। 662 वोटों के अंतर से नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रत्याशी चौधरी मोहम्मद रमजान को उन्होंने हराया। इसके अलावा पीरजादा फिरोज अहमद, ये भी एक बहुत चर्चित चेहरा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट से देवरिसर से चुनावी मैदान में थे। 840 वोटों के अंतर से पीडीपी के प्रत्याशी को हराया। तो ये 5 सबसे ज्यादा मार्जिन वाले और 5 सबसे कम मार्जिन वाले हार और जीत के बारे में हमने आपको बताया। और दिलचस्प ये है कि इसमें से कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसमें आप ये भी देखिए कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई ने भी एक बहुत बड़े अंतर से यहाँ पर जीत हासिल की है। इसके अलावा कई चर्चित चेहरे जो कि इस चुनाव में हार गए। कई चर्चित चेहरे चुनाव में हार गए। जैसे बात अगर देखिए, जो खुद पोते पोतियाँ और जो इनकी पॉलिटिक्स थी वो भी यहाँ पर चलती हुई नज़र नहीं आई। और ख़ास बात यह है कि हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा देखिए, अगर बात करते हैं 1987 से अब तक की अगर बात करते हैं तो पहली बात तो ये 5वीं सरकार है गठबंधन की। दूसरा ये कि अभी 5 सबसे पहले आप चेहरे देख रहे हैं कि कौन कौन जीते और कम मार्जिन से कौन जीते, वो आपको पूरा आंकड़ा प्रिया ने दिया। इसके साथ ही देखिए, सबसे ख़ास बात यह है कि बीजेपी ने पिछली बार जो सीटें हासिल की थी
उससे इस बार सीटों में इजाफा भी हुआ। सीट में इजाफे के साथ साथ जो वोट शेयर है, बड़ी देखिए हैरत की बात यह भी है कि सत्ता पर भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस काबिज हो, लेकिन वोट शेयर सबसे ज़्यादा इन पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी का ही रहा। तो बीजेपी के लिए अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट ये है कि अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि सीटों में इजाफा हुआ, सीटों में इजाफे के साथ साथ वोट शेयर में इजाफा हुआ। लेकिन दुख की बात यह है कि कश्मीर की अगर बात करते हैं तो उधर पार्टी जिन भी सीटों पर चुनाव लड़ी वहाँ पर जीत नहीं पाई। बस वहाँ पर एक झटका ज़रूर है। और 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 18% 14 में और 12 सीटें हासिल की थी। इस चुनाव में 6 सीटें मिली और मत प्रतिशत भी घटा है। तो कांग्रेस का जो मत प्रतिशत है वो घटा है और 11.97% रह गया। आगे बढ़ते हुए बात होगी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, जिसमें इस्तीफों की झड़ी लग गई है। 50 सीनियर डॉक्टर्स ने अपना सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स का समर्थन किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 50 डॉक्टर्स का इस्तीफा। तो देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो नाराज़गी है वो थमती हुई नज़र नहीं आ रही है। एक तरफ जहां डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग पर वो अड़े हैं, दूसरी तरफ उनकी जो अपनी मांगें हैं वो लगातार अड़ी हैं कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। हालांकि बीच में ममता दीदी इनको मनाने में कामयाब हुई थी, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतर आए। धरने प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया और अब सामूहिक इस्तीफे की झड़ी लग गई है। वहाँ पर आपने देखा कि लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही थी, क्योंकि लोग जो है उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में अब सामूहिक तौर पर अगर जो डॉक्टर्स हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में, जो प्रेसिडेंट डॉक्टर है उनके समर्थन में, तो जाहिर तौर पर यहाँ का पूरा सिस्टम हिल गया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अब अव्यवस्थाओं का अंबार है, इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। 50 सीनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है और जो आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर्स थे उनके समर्थन में, उनको सपोर्ट करते हुए इन लोगों ने इस्तीफा दिया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी अमेरिका की, क्योंकि चुनाव के दिन भीड़ पर हमले की साजिश नाकाम हुई है। अमेरिकी एजेंसी FBI ने एक अफगानी को गिरफ्तार किया है। ISIS से जुड़ा नासिर अहमद तौहीदी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। चुनाव के दिन भीड़ पर हमले की इसकी बड़ी साजिश थी। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है और साजिश को पहले ही नाकाम कर दिया गया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल अमेरिका में चुनाव होने और उसके पहले यहाँ पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश ISIS से जुड़ा हुआ ये जिसकी गिरफ्तारी हुई है, चुनाव के दिन बड़े हमले की साजिश इसकी थी। तो इसको लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। बात झारखंड की, जहां झारखंड कैबिनेट के फैसले, रिम्स को मिली 738 करोड़ की सौगात, तो यहां खुलेंगे डिग्री कॉलेज भी। हर जिले में बनेंगे बार काउंसिल भवन, सभी अस्पतालों में बनेगा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर। रिम्स में नए भवनों के निर्माण के लिए धनराशि मिली है। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिलेगी स्कूल की डायरी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां झारखंड कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले, और ये फैसले भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने। और ऐसे में बात अगर बीजेपी की करे या हेमंत सोरेन सरकार की करे, लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और देखिए बड़ी जानकारी, जहां झारखंड कैबिनेट के ये बड़े फैसले हैं। रिम्स में नए भवनों के निर्माण के लिए फंड जारी किए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को मिलेगी डायरी। तो ये तमाम जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो इस बैठक में लिए गए। 738 करोड़ की सौगात रिम्स को मिली है और हर जिले में बार काउंसिल भवन भी बनेंगे, अस्पतालों में बनेंगे मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, ये एक बड़ी खबर है और साथ ही साथ इसको लेकर के ऐलान हो चुका है। जॉन होपफील्ड और जेफरी हिंटन को ये मिला है और साथ ही साथ जानकारी ये है कि $1.1 मिलियन की पुरस्कार राशि भी दी गई। मशीनों में सोचने की समझ पैदा करने के लिए उन्हें ये सम्मान मिला है। पिछले दिन आपको याद होगा नोबेल पुरस्कार मेडिसिन को लेकर के भी अनाउंसमेंट किया गया था और अब फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है। और जाहिर है कि जिस तरीके से इनकी भूमिका रही, खास तौर पर जो इनकी तरफ से हासिल किया गया, उनके अचीवमेंट पर हर साल नोबेल पुरस्कार का ऐलान होता है। और इसी कड़ी में फिजिक्स के अगर लिहाज से बात करें तो ये दो बड़े नाम, जॉन होपफील्ड और जेफरी हिंटन का, जिनको ये नोबेल पुरस्कार इस बार मिला है $1.1 मिलियन की, इन्हें पुरस्कार राशि भी मिली है। पूजा, चलिए आगे बढ़ते। पृथ्वी के वायुमंडल पर लौटा है इसरो के PSLV-37 रॉकेट का ऊपरी हिस्सा। रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट किए गए थे लॉन्च। रॉकेट से साल 2017 में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था और इसकी नियमित रूप से निगरानी की गई। धीरे धीरे
इसकी ऊंचाई कम हुई। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात दिल्ली की होगी, क्योंकि डेंगू से 3 लोगों की मौत की जानकारी है। इसमें एक 9 साल का बच्चा और एक इसमें किशोर शामिल है। 4 साल में सर्वाधिक मामले अब तक दर्ज हुए हैं, मरीज इसके सामने आए हैं। बीते सप्ताह डेथ ऑडिट रिपोर्ट के जरिए जो कमेटी है उसने डेंगू से मौत की पुष्टि इसमें की है। दिल्ली में क्योंकि लगातार डेंगू का कहर जारी है और ऐसे में राजधानी में 3 मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। इसके साथ ही जो मरीजों की संख्या है वो 2000 के पार हो गई है। मलेरिया की बात करें तो 81 नए मरीज के साथ कुल मरीजों का आंकड़ा 511 हो गया है। चिकनगुनिया के भी 14 नए मरीज सामने आए हैं और ऐसे में इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि अपने आसपास सफाई का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। साफ पानी भी अगर कहीं पर एक साथ इकट्ठा है, जमा है, तो वहां पर भी डेंगू और मलेरिया के जो मच्छर है वो वहां पर पनप जाते हैं। कोशिश हो कि आसपास पानी जमा ना हो, खासतौर पर ऐसे में भी कूलर में पानी होता है तो वो पानी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। दिल्ली में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, आंकड़ा बढ़ रहा है, यहाँ तक कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। अब तक 3 लोगों की डेंगू के चलते मौत हो गई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां सुखद यात्रा हमारी यात्रा हमसफर नीति लॉन्च और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका शुभारंभ कर दिया है। आपको बताते चले कि अब हाईवे पर मिलेगी घर जैसी सुविधाएं, हाईवे पर सुख सुविधाओं की रेटिंग होगी और पेट्रोल पंप और टॉयलेट के लॉक खुले रखें, नहीं तो लाइसेंस होगा रद्द। हाईवे नेटवर्क को और अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हमसफर नीति को लॉन्च कर दिया है। और नितिन गडकरी ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों यानी कि अधिकारियों और विशेषज्ञों के तमाम अध्ययन और विचार विमर्श के बाद 4 साल की देरी के बाद आखिरकार ये नीति लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य लोगों को सुखद और सुरक्षित यात्रा की अनुभूति कराना है। उन्होंने इस नीति की शुरुआत के साथ मौजूदा पेट्रोल पंपों को भी चेताया कि वे अपने टॉयलेट के दरवाजे लोगों के लिए खोले रखें, अन्यथा उन्हें मिली एनओसी रद्द कर दी जाएगी। नई नीति में बेबी केयर रूम भी शामिल है, जिनका नितिन गडकरी ने महिलाओं को होने वाली असुविधा के संदर्भ में इस रूप में उसका उल्लेख भी किया।